दीप शिखा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी संस्कृतज्ञों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। मैं महिपाल स्वामी हमारे YouTube चैनल पर आज आपको आपके पाठ्यक्रम की जो प्रथम यूनिट है, पहला अध्याय है संज्ञा प्रकरण, उसकी तीसरी क्लास लेने जा रहा हूं। हमने सबसे पहले पाठ्यक्रम पर परिचर्चा की और एक निष्कर्ष निकाला था कि हमारे पास जो पहला टॉपिक है संज्ञा प्रकरण, वो एक विशिष्ट टॉपिक है, छोटा है, सरल है और अंकदायक है। उसके बाद में हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा। फर्स्ट पार्ट में हमने माहेश्वर सूत्रों को देखा और सूत्रों के जो विशिष्ट क्वेश्चन हैं उनको समझा। उसके बाद में हमने हलंत्यम पढ़ा, कैसे इत संज्ञा होती है वो जाना। उसके बाद में हमने तस्य लोपे से उसका लोप करना सीखा। उसके बाद में हमने प्रत्याहार संज्ञा और संज्ञा के बारे में जानकारी ली। हमने प्रत्याहार बनाना सीखे और बनाए, और आपको एक लिस्ट दी गई कि ये प्रत्याहार संज्ञा है, ये 44 हैं, तो आप इनका रोज़ अभ्यास करो। संभवतः आपने किया होगा और ऐसा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अंतिम अपनी बात थी कि उपदेश में जो आद्यानाम उच्चारण है उसमें एक छठा सूत्र है, लण है, उसमें जो अनुस्वार है उसका भी एक विशेष प्रयोग है, जो पाणिनि ने विशेष सूत्र देकर के एक विशेष नोट डाल करके आपके सामने रखा है। उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। और हमने ये भी बात करी थी कि ये बड़ा विशिष्ट सूत्र है, इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न पिकअप होने की पूरी संभावना है। हमने लण सूत्र के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। पिछली क्लास में हम माहेश्वर सूत्रों के बारे में चर्चा कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें देखी थी हमने। एक चीज़ छूट गई थी कि इसमें है वर्ण है वो 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप भी इन चीज़ों का एनालिसिस करते रहिए। और नेक्स्ट देखते हैं अपन सही प्रत्याहार साधक विधायक सूत्र के बाद में अपन प्रत्याहार साधक विधायक सूत्र के क्रम में ही एक नया सूत्र है, उपदेशे जनुनासिक इत। ये सूत्र है, बड़ा विशिष्ट सूत्र है, विशेष प्रयोग है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब है उपदेश में, इसका पदच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, उपदेश और अच, ठीक है, और अनुनासिक और इत, ठीक है। अब इनमें से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये संज्ञा सूत्र है, ये भी एक संज्ञा सूत्र है, ठीक है। कौन सी संज्ञा होती है जी, ये इत संज्ञा विधायक सूत्र है। ये क्या है, इत संज्ञा विधायक सूत्र है। तीसरी बात, ये किसकी इत संज्ञा करता है जी, ये अच की इत संज्ञा करता है जी, है ना। किसकी, अनुनासिक अच की, ऐसी पूरी बात लिखेंगे आप। ये अनुनासिक अच की इत संज्ञा करता है, ठीक है। उसके बाद में और क्या क्वेश्चन हो सकता है इसमें, उपदेश में आद्यानाम उच्चारणम उपदेशम, है ना, उसमें जो अनुनासिक अचवर्ण है उसकी भी इत संज्ञा होती है। कैसे होती है अपन डिटेल से पढ़ें इसके बारे में, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये लण सूत्र है, इसमें ये लय है, उसके बाद में अनुनासिक ए है और णय है, ठीक है। ये लिखो आप, वो पीछे वाली बातें लिख ली होगी आपने तीनों, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं आप प्रयास करो कि वो सारी चीज़ें डिटेल से लिखो। आप इसके बारे में लिखो, लय कारो उत्तरवर्ती, लय कारो उत्तरवर्ती, अनुनासिक अचवर्ण भी इत संज्ञक होता है। लय कारो उत्तरवर्ती, लय कारो उत्तरवर्ती का मतलब लय के बाद में जो
लन सूत्र में ल के बाद में जो अनुनासिक अचवर्ण आया है, ये ए आया है, इसकी भी इत संज्ञा होती है, और तस्य लोप से जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है, तो इसका लोप हो जाता है। ठीक है, और इससे विशिष्ट क्या प्रयोग निकला है? इससे विशिष्ट प्रयोग ये हुआ कि यहाँ पर र प्रत्याहार बना है। ठीक है, और इसके दो वर्ण हैं र और ल। सर ये कैसे हुआ? ये तो नहीं समझ में आया। ठीक है, देखो इस तरीके से समझ में आएगा। हमने आदि अंत्यन संहिता सूत्र में क्या देखा था कि प्रारंभिक वर्ण है वो अंतिम के साथ में प्रत्याहार संज्ञा बनाता है। तो र प्रत्याहार कैसे बना? जैसे इसका प्रारंभिक वर्ण है र, फिर ट और ल, यही तो है ना। तो अपन इसका तो लोप कर देंगे। उसके बाद में ये बचा ल, इसमें से क्या निकलेगा? हलंत कर देंगे तो ये अनुनासिक ए बचा। अब आपको पता है कि प्रथम वर्ण, आदि वर्ण, जो पहला वर्ण और अंतिम इत संज्ञक है, ये इत संज्ञक हो गया ना, तो फिर दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। जैसे हमने अक भी तो जोड़ा था, अक भी तो ऐसे जोड़ा था ना कि पहला आदि वर्ण और अंतिम इत संज्ञक वर्ण, तो ये जुड़ा था। तो इसमें इत संज्ञक क्या है? ये अनुनासिक ए है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हलंत र और ये ए, तो र प्रत्याहार बन जाएगा ये वाला। कोई दिक्कत नहीं है ना? आपके मन में आ रहा है कि सर ऐसे तो फिर रण ही बना दो ना। तो रण कैसे बना दो भाई? इसने कहा कि प्रारंभिक जो आदि वर्ण है वो अंतिम इत संज्ञक के साथ में रहता है, तो जो नया इत संज्ञक है उससे पहले हमने देखा कि ए जो अनुस्वार है ये भी तो इत संज्ञक है, तो पहले इसके साथ में ये जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? र प्रत्याहार। ये र प्रत्याहार है। अब र प्रत्याहार में वर्ण कैसे निकाले अपन ने कि र आएगा सबसे पहले। तो सर ये र कैसे आया? र इसलिए आया क्योंकि ए भी तो आया था ना, जब अपन ने हल वर्ण हल प्रत्याहार बनाया था तो है भी तो आया था ना। तो प्रत्याहार ये बना रहे तो शुरुआत तो इसी से होगी ना। फिर ये कहता है बीच के वर्ण, तो बीच में इसके और इसके बीच में और क्या आया? टैग के, तो टैग के तो इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, बचा क्या? ल। तो र और ल ये दो वर्ण बचे हैं। ठीक है, इस पूरी बात को आप लिख लो। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सुंदर सुंदर नोट्स बना लो। ठीक है, उसके बाद में एक नई बात और निकल के आती है कि इसमें जो है ये नय है, यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। तो नय को कौन से को ग्रहण किया जाए? तो इसके लिए एक विशिष्ट सूत्र है, अनुदित सवर्ण से अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। ठीक है ना, इसका इतना ही मतलब समझो आप कि महर्षि पाणिनि ने कहा है कि जो नय है वो परनयकार, दूसरा जो नय है उसको ग्रहण किया जाए। ठीक है ना, वैसे परीक्षा में ऐसे नहीं आएगा कि ये प्रारंभिक वर्ण वाले भी आ जाए और बाद में नय वाला भी आ जाए ना, ऐसा कंफ्यूज वाला प्रश्न नहीं आएगा। तो आप इस प्रश्न को इस तरीके से समझोगे। और ये जब नयकार है, सामान्य सी बात है, इसमें इतनी समझ नहीं है कि अपन अगर प्रत्याहार संज्ञा बनाते हैं तो नयकार है वो दूसरे वाला ग्रहण करना चाहिए, इतनी बात समझनी है इसमें आपको। ठीक है, इस प्रकार हमारे प्रत्याहार बनाने की जो बात थी वो लगभग पूरी हो गई। ठीक है, हमने इत संज्ञा भी देख ली कि किस तरीके से इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन कौन से हैं? तस्य लोप से लोप होता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूज हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये बात ठीक से समझ में आ गई होगी कि लयकारो उत्तरवर्ती जो अनुनासिक ए है वो इत संज्ञक है, उसका लोप होता है, लेकिन जब आप प्रत्याहार संज्ञा बनाएंगे तो वो र के साथ जुड़ जाता है, तो र बन जाता है, और र में ये र और ये ल दोनों वर्ण हो जाते हैं। ठीक है ना, ये आगे काम में आएंगे आपके, इसको ध्यान में रखना, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप इसको विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करते हैं नया सूत्र है। ये क्या है? ऊ कालो झस्व दीर्घ प्लुत है। ठीक है ना, ऊ कालो
झस्व दीर्घ प्लुत है। ये भी एक संज्ञा सूत्र है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? संज्ञा सूत्र। कौन सी संज्ञा करता है ये? तो ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? तो लिखो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्ण है वो क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होते हैं। लिख लिया आपने? एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक उच्चारण के आधार पर ह्रस्व जो स्वर वर्ण है वो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये कह रहा है कि ये ऊ है, ये तो ह्रस्व हो गया, ये दीर्घ हो गया और ये प्लुत हो गया, ठीक है ना। ये प्लुत हो गया। तो ये क्या उच्चारण इसका थोड़ा शॉर्ट है, इसका बड़ा, इसका और भी बड़ा है ना। जैसे अपन ओम का उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होता है ना। तो इन्होंने इसको ऐसे बताया है पाणिनि ने, है ना। ये कह रहा है वैसंज्ञा है। ये क्या है? थोड़ा ध्यान में रखना, वैसंज्ञा है। और वै में संज्ञ कौन कौन से हैं? संज्ञ को वर्ण कौन कौन से हैं? तो ये तीनों ओ है ना। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से रखना इस तरीके से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऊ और ये प्लुत है ना, इन तीनों को वै संज्ञा से संबोधित किया गया है और इनके तीनों वर्ण संज्ञ हैं। उसके बाद में अपन बात करें तो एक नया सूत्र है उच्चैरुदात्त। आप जानते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूत्र है। इसके बारे में अगर बात करें तो ये भी एक संज्ञा सूत्र है ना। ये भी एक संज्ञा सूत्र है। कौन सी संज्ञा सूत्र है जी? ये उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र है। उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र है, ठीक है ना। इस तरीके से लिखो आप, उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र, ठीक है। और क्या है? और अगर इसका पदच्छेद करें तो ये कहना क्या चाहता है? तो ये कहता है कि तालवादिषु, तालु आदि है ना, तालवादिषु स्थानेषु ठीक है ऊर्ध्व, ऐसे लिखो इसको, तालवादिषु, तालु आदि सभागेषु स्थाने स्व स्थाने निष्पन्न है अच उदात्त है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि तालु आदि भागों में, है ना, ऊर्ध्व भागों में, है ना, ऊपर के भागों में जिनका उच्चारण जिस स्वर वर्ण का उच्चारण होता है वो उदात्त होता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे बात को, क्या करना चाहता हूं मैं। वो कह रहा है कि तालु आदि भागों के, है ना, ऊपरी भागों से जिस स्वर वर्ण का उच्चारण किया जाता है वो उदात्त होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? एक तो है कि उदात्त संज्ञक अच होते हैं सिर्फ, है ना। आप कहीं हलों में मत कर देना इनको। पाणिनि ने कहा कि ये उदात्त हैं, ये सिर्फ अच वर्ण है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरी बात क्या है कि जो अपने उच्चारण स्थान है ना, तालु कंठ आदि, तालु कंठ आदि जो उच्चारण स्थान है, इनके जो ऊपरी भाग है ना, ऊर्ध्व भागे, यहाँ पर इनका उच्चारण हो जाता है, इसलिए इनको उदात्त कहते हैं। समझ गए। इसके बाद में अपन स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद में अपन बात करें निश्चयी अनुदात्त है, निश्चय अनुदात्त है ना। तो ये संज्ञा सूत्र है, अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र, ठीक है।
उसके बाद में और क्या है, और ये कहता है कि तालवादिषु सभागेषु स्थाने स्व अधो भागे निष्पन्न है अच अनुदात है। ठीक है, वो कह रहा है कि तालु आदि भागों के ना, इसको संधि विच्छेद करेंगे ना, वो भी एग्जामिनर भी ऐसा कुछ उलझावा सा ही शब्द देगा आपको, है ना, सीधा सीधा देगा नहीं। तो इसको आपको समझना होगा, इन शब्दों की फॉर्मेशन को अब भी समझना होगा। वो कितना ही जटिल शब्द को बनाए, आपको समझ काम में लेनी है। ये हो गया स्थानेषु, है ना, ये हो गया स्थानेषु। वह को तोड़ा ना, तो इसमें ऊ बना तो स्थानेषु हो गया, और वह में से क्या निकला, ए निकला, तो ये हो गया अधोभागे। ये क्या हो गया, अधोभागे मतलब नीचे के भाग। जो तालु आदि उच्चारण स्थान है, उन उच्चारण स्थानों में क्रमशः नीचे के भाग से जिस वर्ण स्वर वर्ण का जो उच्चारण होता है वो क्या होता है, अनुदात होता है। तो अनुदात जब आप सूक्त पढ़ेंगे ना, आपके साहित्य में एक पाठ्यक्रम में भाग है सूक्त, उसमें आपको कुछ वर्णों के नीचे ऐसे अंडरलाइन मिलेगी, तो वो उनकी पहचान है कि हाँ जी ये अनुदात है। ठीक है, तो ये अनुदात संज्ञा विधायक सूत्र हो गया, इसको लिख लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में सुंदर सा शानदार सा सजा के इसको लिख देना। ठीक है, 3 ही प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। ये संज्ञा सूत्र है, ये अनुदात संज्ञा विधायक सूत्र है, और ये कहता है कि तालु आदि जो आपके उच्चारण स्थान आप पढ़ोगे उनके थोड़े से नीचे भाग से जिस वर्ण स्वर वर्ण का, है ना, मैं बार बार इस स्वर वर्ण को इसलिए बोल रहा हूँ कि वो स्किप कर देगा वहाँ पर एग्जाम में, वो एग्जाम में इसको स्किप कर देगा आपको चकमा देने के लिए, और बात खराब हो जाएगी। इसलिए आप अच को याद रखो, है ना, अच को याद रखो, ये अच का मामला है, हल का मामला नहीं है। आप क्या है, एग्जाम में प्रेशर होता है और तनाव में आप फटाफट पढ़ने के चक्कर में इन चीज़ों को स्किप कर जाते हैं, इसलिए मैंने इतनी बड़ी सी लाइन लिखी है ताकि आप बार बार इस बड़ी सी लाइन को पढ़ेंगे तो ये स्ट्राइक करेगा दिमाग में ना, और याद रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं एक और सूत्र, समाहार है स्वरितः। ठीक है, समाहार है स्वरितः, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि ये पहले तो ये देखना कैसा सूत्र है, तो संज्ञा सूत्र है। ये कौन सा है, संज्ञा सूत्र है। कौन सी संज्ञा करता है, स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र है। ये कौन सा है, स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र। जब स्वरित संज्ञा है तो इसमें संज्ञी क्या है, संज्ञी ये समाहार है। समाहार का मतलब क्या है ना, आपने लिख लिया होगा, संज्ञा सूत्र है, स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र है ना। संज्ञा तो संज्ञी लिख लो, ऐसे ठीक से लिखो, ये हो गए संज्ञी। अब संज्ञी में क्या मतलब, क्या कहता है कि जो आपके उदात्त है ना और प्लस अनुदात, इन वर्णों से, इन वर्णों के मिश्रित रूप को हम स्वरित कहेंगे। इन वर्णों के मिश्रित स्वरूप को क्या कहेंगे, स्वरित कहेंगे। समझ गए ये बात। वो कहता है कि एक वर्ण का ऐसा उच्चारण करते हैं जिसमें वो थोड़ा सा अनुदात है और थोड़ा सा उदात है, तो फिर वो स्वरित बन जाता है। ठीक है, और स्वरित जो वर्ण होगा आप सुख पढ़ेंगे तो उसमें एक ऐसे खड़ी लाइन मिलेगी आपको, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ जी ये स्वरित है। ठीक है, अब एग्जामिनर और एडवांस जाएगा तो आपसे क्या पूछ सकता है, वो आपसे कहेगा कि ये बताओ साहब कि ये जो आपका स्वरित वर्ण है ये उदात और अनुदात का मिक्स रूप है, लेकिन ऐसे बताओ कि इसमें कितना तो उदात है कितना अनुदात है ना। ये पूछ सकता है, उसको हक बनता है इस पूछने का, और यही तो एनालिसिस है, इसका एनालिटिकल पार्ट है। तो मान लो कि ये वर्ण है वो उदात भी और अनुदात भी है, तो आपको ये बताना होगा। तो कैसे, इसके लिए एक लाइन डाली उन्होंने कि स्वरितस्य आदितो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अर्धम, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन, 11 लाइन, 12 लाइन, 13 लाइन, 14 लाइन, 15 लाइन, 16 लाइन, 17 लाइन, 18 लाइन, 19 लाइन, 20 लाइन, 21 लाइन, 22 लाइन, 23 लाइन, 24 लाइन, 25 लाइन, 26 लाइन, 27 लाइन, 28 लाइन, 29 लाइन, 30 लाइन, 31 लाइन, 32 लाइन, 33 लाइन, 34 लाइन, 35 लाइन, 36 लाइन, 37 लाइन, 38 लाइन, 39 लाइन, 40 लाइन, 41 लाइन, 42 लाइन, 43 लाइन, 44 लाइन, 45 लाइन, 46 लाइन, 47 लाइन, 48 लाइन, 49 लाइन, 50 लाइन, 51 लाइन, 52 लाइन, 53 लाइन, 54 लाइन, 55 लाइन, 56 लाइन, 57 लाइन, 58 लाइन, 59 लाइन, 60 लाइन, 61 लाइन, 62 लाइन, 63 लाइन, 64 लाइन,
स्वरितस्य आदितो अर्धम उदात्त है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसको बड़े ध्यान से रखोगे। वो कह रहा है कि स्वरित जो वर्ण है, ठीक है ना, उसका आदित्यों का मतलब प्रारंभिक, आदित्यों का मतलब प्रारंभिक, एक ही वर्ण की बात हो रही है। एक ही वर्ण को आप थोड़ा सा उदात्त पढ़ेंगे, थोड़ा सा अनुदात पढ़ेंगे, तो वो कह रहा है कि जो प्रारंभिक आधा है, प्रारंभिक आधा भाग है वो उदात्त है और बचा हुआ भाग उसका अनुदात है। तो आप उदात्त, अनुदात और स्वरित तीनों समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। इसको विशेष ध्यान रखना कि स्वरित में मिक्स रूप है उदात्त और अनुदात का। इसका जो वर्ण का प्रारंभिक आधा भाग है, वो पूछेगा कि प्रारंभिक आधा भाग है कि लास्ट का आधा भाग है, तो उदात्त में पहले प्रारंभिक, उसके बाद में आधा भाग अनुदात। ये बात समझ में आ गई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। अब अपन बात करते हैं स्वर वर्ण की, ठीक है ना। और स्वर वर्णों में अपन ने क्या देखा कि वो उच्चारण काल के आधार पर तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो गए, तो एक वर्गीकरण तो इनका क्या हो गया, कालकृत वर्गीकरण हो गया। दूसरा क्या हो गया, स्थानकृत हो गया इनका। स्थानकृत बोले साहब ये उदात्त भी है, अनुदात भी हैं और स्वरित भी हैं, तो इनका स्थान एक स्पेसिफिक स्थान है मुंह के उसमें उच्चारण स्थान में, जहां से बोला जाता है। और तीसरा इसका वर्गीकरण हो गया नासिका, नासिका से, ठीक है ना। नासिका से कैसे वर्गीकरण हो गया, इसका एक सूत्र है मुख नासिका वचनो नुनासिक, है ना। मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। इसका मतलब क्या है, मुख सहित नाक से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो अनुनासिक होते हैं। यहां पर ध्यान रखना, मुख और नाक से मत करना आप, है ना। मुख और का प्रयोग मत करना, और अलग चीज है, तो द्वंद्व समास हो गया। मुख और नाक से, इसी चीजों में तो फंसाएगा एग्जामिनर आपको। मुख और नाक से नहीं करना है ना, इसमें तृतीय तत्पुरुष समास करना है, मुखेन सहित, है ना। तो मुख सहित नाक से, मुख और नाक अलग है और मुख सहित नाक अलग है। तो आपको ऑप्शन में क्या देखना है, मुख सहित नाक से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, ठीक है। तो आज आप अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें ये देखेंगे कि हमारे स्वर वर्ण कितने हैं, स्पर्श वर्ण कितने हैं, व्यंजन कितने हैं और कितने वर्ण टोटल हैं संस्कृत भाषा में। उसके बाद में अपनी क्लास इसी प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी। जय हिंद, जय संस्कृत।